जो देखने वाले हैं वो 9 जुलाई का आपका जनसत्ता का एडिशन आज हम देखेंगे। एडिटोरियल में कुछ भी ख़ास नहीं है, दोनों अगर देखा जाए दैनिक जागरण में भी वही सेम कंडीशन है और आपका जो है जनसत्ता में भी सेम जो है वो कंडीशन है। मतलब एडिटोरियल जो है कोई भी ख़ास नहीं है जो हमको एग्ज़ाम से जानना चाहिए। लेकिन कुछ इनसाइड अगर न्यूज़पेपर को देखा जाए तो इसमें पता चल रहा है कि थोड़ा सा आप जो देखेंगे तो आपको बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट है, जो मेन से आंसर राइटिंग करेंगे तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तो उसको मैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, मतलब जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, उसके अलावा जो है हमारा जो रिपोर्ट आया है एजुकेशन रिपोर्ट जो आया है आपका कि स्टेट से अकॉर्डिंग कि कौन जो स्टेट है वहाँ की एजुकेशन सिस्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए जो भी इम्पॉर्टेंट है और एक हम लोग आईआर का सेक्शन को भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अर्थव्यवस्था के लिए जो आपका जैव प्रौद्योगिकी नव उद्यम की बात की जा रही है, एक मिनिस्टर है उनके द्वारा ऐसा बोला गया। तो हमको मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं है, मतलब किस तरह से जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, तो उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और देन आफ्टर हम लोग जानेंगे कि क्या जैव प्रौद्योगिकी हमारा काम कर रहा है और किस तरह से इंडिया का डेवलपमेंट हो सकता है इस फील्ड में। ठीक है, कौन से फील्ड में? तो जैव प्रौद्योगिकी के फील्ड में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि केंद्रीय विज्ञान एवं आपका जो प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी जो नव उद्यम है तो भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, तो महत्वपूर्ण है। 8-9 साल पहले जो है हमारे पास महज 50 जैव प्रौद्योगिकी नव उद्यम थे। कितने? तो 8-9 साल पहले जो थे वो 50 जैव प्रौद्योगिकी नौ उद्यम थे, जिनकी संख्या बढ़कर कितनी करीब कितनी हो गई, तो 6000 हो गई है। इस आंकड़े को और बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी 50 से जो है 6000 हो गई। लेकिन इससे भी जो है वो काम नहीं चलेगा और इसको भी और भी नंबर ऑफ़ जो संख्या है वो इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो आपका डीबीटी बोला जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है क्या कि जैव विनिर्माण पहल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक चर्चा में, मतलब ऐसा बैठक में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को अपने ही देश में जैव प्रौद्योगिकी की विशेषताओं और विशाल संभावनाओं के बारे में क्या किया है कि हमारे मोदी जी जो हमारे पीएम हैं उन्होंने जागरूक किया है कि किस तरह से हमारा जैव प्रौद्योगिकी भारत के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था जो है 2014 में जो अगर बात की जाए तो 8 अरब डॉलर थी, जो बढ़ करके 100 अरब डॉलर हो गई है। अगला आपका पॉइंट क्या कहा जा रहा है, उन्होंने बताया कि हम 2025 तक जो है 150 अरब डॉलर का लक्ष्य रख सकते हैं, यानी 2025 तक कितना, तो 150 अरब डॉलर का लक्ष्य रख सकते हैं। इसके आपके पॉइंट को अगर बात किया जाए डिटेल में, तो यह आने वाले वर्षों में जो बात किया जा रहा है कि भारत की अवस्था में भविष्य में मूल्यवर्धन करने जा रहा है। साथ ही यहाँ जो है यहाँ तक जो है जहाँ तक जैव अर्थव्यवस्था पे प्रश्न है, तो दुनिया में भारत 12वें स्थान पे, कितने नंबर पे, तो 12वें स्थान पे है। उसके अलावा अगर डिटेल से देखें तो एशिया प्रशांत में तीसरा स्थान है, एशिया प्रशांत में 3rd नंबर पे, जबकि टीका उत्पादन में हमारा प्रथम स्थान है। ठीक है, तो इस तरह से टीका उत्पादन में इंडिया का जो है क्या है, तो फर्स्ट आपका रैंक है। मंत्री ने, मतलब जो आपका डिपार्टमेंट बोला गया कि जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक व्यापार का साधन बनने की क्षमता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लोबल जो है ट्रेड पॉसिबल है इस क्षेत्र में। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें तो भारत के पास जैव संसाधनों की एक विशाल संपदा भी है, जो कहा गया है एक ऐसा असंतृप्त संसाधन जो दोहन की प्रतीक्षा कर रहा है, यानी अभी भी उसका जो जितना इम्पोर्टेंस है उसको लोग यूज़ नहीं कर रहा है, उनको यूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक मतलब लीडर का ऐसा कहना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। खास तौर पे जो जैव विविधता है एवं हिमालय में अद्वितीय जैव संसाधनों के कारण जैव प्रौद्योगिकी में क्या एक लाभ भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। इसके साथ ही आपको देखा जा रहा है, तो इसके साथ ही 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा और पिछले वर्ष हमने समुद्रयान को भेजा है। ठीक है,
जो समुद्र के नीचे की जैव विविधता को निकाल कर लाने वाला है। यानी कहने का मतलब कि समुद्र के जितने भी जैव विविधता है नीचे, तो उसको भी निकाल करके ये लाने की बात की जा रही है। और आपको पता है कि टोटल कितने तटरेखा है, लंबाई है 7500 किलोमीटर, मतलब भारत के बारे में बोला जा रहा है, तो वो देखने के लिए है। अगला आपका बताया जा रहा है कि अगर कैरियर के रूप में भी अगर इसको देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। जैव प्रौद्योगिकी जो युवाओं के बीच एक रुचिकर यानी ट्रेंडिंग कैरियर विकल्प के रूप में उभरी है। यानी जो इंडियन यूथ है वो चाहते हैं कि हम ऐसा सब्जेक्ट को भी अगर यूज़ करते हैं जो हमारे क्या होगा कि फ्यूचर भी क्या करे, सिक्योर करे, तो इसके रूप में भी जो जैव प्रौद्योगिकी क्या है तो इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि दिल्ली में 12वीं कक्षा के छात्रों के हाल ही के सर्वेक्षण में ये पाया गया कि जैव प्रौद्योगिकी जिसको बायोटेक्नोलॉजी को इच्छित शाखा स्ट्रीम के रूप में 4/5 स्थान दिया गया है। यानी 5 में से 4 लोग इसको इम्पोर्टेंस बहुत देते हैं और वो चाहते हैं कि इस बायोटेक्नोलॉजी के आपको स्ट्रीम को वो ऑप्ट करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है डेवलपमेंट भी देखे जा रहे हैं और फ्यूचर में वही सब सब्जेक्ट को लेना अच्छा माना जाता है जो उनके कैरियर को, उनके लाइफ को सेटल कर सके। ठीक है, तो ये आप इस विकल्प के रूप में भी बायोटेक्नोलॉजी को भी देख सकते हैं। ठीक है, जबकि पहले इसे जो है कैरियर विकल्प के रूप में कहीं भी स्थान नहीं मिलता था। यानी पहले की अगर बात की जाए तो इस तरह से कोई भी इम्पोर्टेंस इस स्ट्रीम को नहीं दिया जाता था, तो बायोटेक्नोलॉजी में इम्पोर्टेंस को अब जो है वो प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा ना आर्टिकल उसको कवर कर लेंगे, क्यों ना वो मिनिस्टर से रिलेटेड क्यों ना हो, क्योंकि देखिए मेन तो हमको यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ों को जानना चाहिए, क्योंकि आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंस होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। और ये जो एडिटोरियल है ये पी चिदम्बरम जी के द्वारा लिखा गया है। एकरूपता के बजाय सुधार की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें मेन जो पॉइंट है जो इंडिया के ग्रोथ से रिलेटेड है, या फिर जो इंडिया में जो भी चीज़ें जो भी डिबेट हमेशा होते जा रहे हैं इधर हाल ही के दिनों में, तो उस चीज़ को ये हाईलाइट करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए नॉलेजेबल होगी। ठीक है, हमको डजेंट मैटर कि ये कौन मिनिस्टर है और किस तरह से ये मतलब लिखते हैं, बट हमको इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग को फाइंड आउट करना है और एग्ज़ाम में हम लोगों को इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसको देखना है कि कैसे ये आगे आ रहा है और क्या इंडिया के डेवलपमेंट में कोई भी डिबेट जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप देख भी रहे एकरूपता के बजाय सुधार के लिए ज़रूरी, यहाँ पे आर्टिकल का नाम है और ये जो है आपका जनसत्ता का ही है जिसको मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पी चिदम्बरम जी के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत पर एक पूरा अध्याय है। बिल्कुल, आप डीपीएसपी के ऊपर आप देखेंगे कि इसमें जो भारतीय संविधान में एक पूरा अध्याय ही दिया हुआ है। अध्याय 4 में जो बोला गया है तो आपका 18 अनुच्छेदों में जो है वो अनुच्छेद 44 भी है। अगर आप नीति निर्देशक तत्व में देखेंगे, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, डीपीएसपी जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, तो टोटल कितने आर्टिकल यहाँ पे बताए गए हैं, तो 18 आर्टिकल बताया गया है। उसी में से जो है आपका आर्टिकल जो है, तो ये आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 44 की बातें अभी जो की जा रही है, आर्टिकल 44 की यानी समान नागरिक संहिता यूसीसी। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि ये जो है टोटल मतलब 18 में से आर्टिकल 44 ही क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 44 क्यों इम्पोर्टेंट, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया के डेवलपमेंट में किस तरह से है, अगर वो इक्वालिटी समानता की बात की जाए, भेदभाव की बात की जाए महिलाओं और पुरुषों में, या फिर दूसरे धर्मों के बारे में बात किया जाए, तो ये इम्पोर्टेंस हमको जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद जो हमारा 44 भी है, समानता और भेदभाव दूर करने की दृष्टि में क्या है, तो अनुच्छेद 38 के भाग 2 में जो है वर्णित निर्देशों के बिंदु आय में जो है समानता को कम करने, उसके अलावा ओहदा और आपका सुविधाओं और अवसरों में असमानता को खत्म करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो कौन से आर्टिकल जो है, तो आर्टिकल जो आपका 38 है, 38 के भाग 2 में जो कहा गया कि समानता भेदभाव को दूर करने की दृष्टि से बात की गई है। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, आपका कोई पोस्ट का हो, अवसर की हो, तो किसी भी तरह की असमानता जो है किसी भी वर्ग को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, या मेल हो, फीमेल हो, मतलब कोई भी चीज़ों में जो है
असमानता स्वीकार्य नहीं है। अगर बात की जाए वो पोस्ट के रूप में ही क्यों ना हो, आय के रूप में ही क्यों ना हो, किसी को अवसर देने के ही रूप में क्यों ना हो, सुविधा फैसिलिटी देने के भी क्यों ना हो, ठीक है। तो इस तरह को ये आपको इक्वलिटी देने की बात की जा रही है हमारा जो अनुच्छेद 38 के भाग 2 में। सामाजिक और आर्थिक न्याय की दृष्टि से जो है वो अनुच्छेद जो है वो 39, अगर बात किया जाए तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की दृष्टि से अनुच्छेद 39 जो है वर्णित निर्देश है, इस अध्याय का केंद्रीय स्तंभ है। उसके अलावा अनुच्छेद जो 43 है का राज्य को जीविका के साधन की बात की गई है, यानी अनुच्छेद 43 में बोला गया है कि जीविका के साधन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। और इससे क्या है कि लाखों कामकाजी लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई है, यानी लाखों कामकाजी जो वुमेन है या फिर जो लोग हैं, वुमेन की स्पेशली बात नहीं हुई, यहाँ के जो लोग हैं तो इनकी अपेक्षाएं क्या जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर अफसोस, मगर क्या है कि अफसोस है इन नीति निर्देशक सिद्धांतों पर शायद ही कोई बहस होती है, ठीक है। वे सरकार के एजेंडे में ही नहीं है, कोई भी सरकार हो, आरएसएस भाजपा के एजेंडे और आपके जो है सर्वोच्च न्यायालय के कुछ टिप्पणियों की बदौलत जो है अकेले जो है वो अनुच्छेद 44 ने तो पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर कब्जा कर लिया है। क्योंकि आप खुद न्यूज़ में देख रहे होंगे कि आर्टिकल जो आपका 44 है उस पर विभिन्न पार्टियों का क्या रोल है, किस तरह से बुलाना चाहते हैं, क्या क्या मेन वो मतलब उसमें से कमियां निकाल रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि भारत में उसके लिए क्या जो डेवलपमेंट होगा, किस तरह की परेशानियों से बाहर आएगा भारत, वो कोई नहीं देख रहा। लेकिन इसके मतलब बुराई हमेशा किए जा रहे हैं। शब्दों का अर्थ अगर देखें तो कहा जा रहा है कि पहले जो है अनुच्छेद 44 की भाषा पर नज़र डालते हैं। तो राज्य संपूर्ण भारतीय राज्य के क्षेत्र के लिए, भारतीय क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ठीक है, जो बात करता है अनुच्छेद 44। शब्दों का अपना अर्थ होता है। एलिस को दी गई हम्टी डम्टी के जवाब की तरह ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसका अर्थ वही होगा जो मैं निकालूं, ठीक है। हम्टी डम्टी जो है मतलब कहने का मतलब कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आर्टिकल 44 जो है वो जो आप बोलिएगा वही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, उसका कोई मीनिंग होता है। समान का अर्थ होता है आम नहीं, समान का मतलब होता है आम नहीं। इसमें जो है बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि कहा जा रहा है कि सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ना कि सुनिश्चित करेगा, ठीक है। ये मतलब कोशिश करेगा, ना कि आपको सुनिश्चित ही कर देगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें को समझना मतलब चाहिए कि ये आपका मतलब प्रयास करने की बात की गई, ऐसा नहीं कि आप लागू ही उस चीज़ को कर दें। अगर बात किया जाए बाबा साहेब अम्बेडकर उनके सहयोगी नासमझ नहीं थे, क्योंकि जो इतने बड़े मतलब कानून के नॉलेजेबल पर्सन थे तो उन्होंने कुछ तो सोचा होगा संविधान बनाने से पहले, आर्टिकल 44 को लाने से पहले, ठीक है। तो अभी उसको लागू करने के लिए देखा जाए क्या कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने भारतीय जन के इतिहास, धार्मिक जाति विभेद, सामाजिक एवं पारंपरिक बनावट, सांस्कृतिक प्रथाओं और रीति रिवाज आदि की गहरी समझ थी और उन्होंने चौथे अध्याय के शब्दों को बड़ी सावधानी से चुना, ठीक है। यानी चौथे अध्याय के शब्दों को अगर चुनने की बात की तो ये बहुत ही उसमें सावधानी देखने को मिलता है। समान नागरिक संहिता जिसको यूसीसी पर्सनल लॉ का संक्षिप्त रूप है, इसमें बताया जा रहा है कि 4 विषयों से संबंधित कानून है, यानी 4 विषयों से संबंधित कानून है, और विवाह और तलाक है, उत्तराधिकार और विरासत है, ठीक है। अल्पसंख्यक के एवं संरक्षित्व तथा दत्तक ग्रहण और भरण पोषण जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस देश में बताया जा रहा है कि सदियों से जो विभिन्न वर्गों के लोगों एवं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग ढंग से व्यक्तिगत कानूनों का विकास हुआ है। शासकों ने इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भौगोलिक बनावट, उर्वरता, प्रवासन और विदेशी प्रभावों का भी व्यक्तिगत कानून पे असर पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे। सुधारों की शुरुआत अगर की जाए तो यहाँ देखिए, आज पर्सनल लॉ जिस रूप में है जिसमें लैंगिक भेदभाव और गैर लैंगिक भेदभाव भी हैं, ठीक है। जिस तरह से पर्सनल लॉ को देखा जाए इसमें अवैज्ञानिक और हानिकारक व्यवहार भी मौजूद है, कुछ निंदनीय सामाजिक प्रथाएं और रीति रिवाज भी हैं। निसंदेह व्यक्तिगत कानूनों ने इन पहलुओं में सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ये जो पर्सनल लॉ है तो इसमें सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि ये लास्टली क्या कर रहा है, ये
ये लास्टली तो एक राइट को, एक इंसान के जीने के अधिकार को भी ये हार्म कर रहा है, ठीक है। तो रिस्पेक्टफुल तो जीना हर इंसान का मतलब अधिकार है, तो इसमें वही बातें किया जा रहा है। पर्सनल लॉ में सुधार कोई नई बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब अभी डिबेट यानी 2022-23 का ही डिबेट है, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी पहले भी इस तरह का डिबेट हमेशा चलता आ रहा है, ठीक है, यानी हमेशा ये मुद्दा बना रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जाए। संविधान निर्माण के बाद से ही जो यह राष्ट्रीय एजेंडे में रहा है, यानी नेशनल आपका जो अगर कोई डिबेट हुआ है तो इसमें ये संविधान के निर्माण के बाद से ही ये शुरुआत हो चुका है। भारत की पहली जो संसद बनी, तो पहली जब संसद हुई तो आपके 1952 से 57 किसी चिंता में से एक थी आपका इस तरह का पर्सनल लॉ से रिलेटेड बातें जो थी। इसमें सुधार का समर्थन करने वालों में जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर भी थे। तब रूढ़िवादी लोगों और विपक्ष के विरोध का सामना करते हुए हिंदू कानून में सुधार करके जो है 4 प्रमुख कानून पारित और संहिताबद्ध किए गए। यानी आपको देखिए आपके क्या किए गए, तो आपका मतलब कितना भी रूढ़िवादी लोग इसका विरोध करते रहे, लेकिन हिंदू कानून में 4 प्रमुख सुधारें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं था कि हिंदुओं में जो आपको सुधार नहीं किया गया। तो चलिए उन 4 कानूनों में हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से सुधार किए गए थे हिंदू कानून में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का आया, फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अगर इस तरह का कुछ भी अगर लिखना होगा तो आप इस पॉइंट को आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं। उसके अलावा हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षणात्मक अधिनियम आता है 1956 का ही। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम आता है आपका 1956 में। तो सिर्फ विवाह वाला आपका 1955 का है, नहीं तो तीनों जो है आपका 1956 में ही होता है। ये तो याद रख सकते हैं आप। अगला आपका डिबेट जो है क्या है, देखिए इसमें मेन पॉइंट क्या है, हमको जानना जो इम्पोर्टेंट है वो एग्ज़ाम से हम जानेंगे, क्योंकि देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में जो आ जाता है तो हमको समझ में ही नहीं आता है कि ये आया कहाँ से, क्योंकि स्पेशली ये न्यूज़ का हिस्सा रहता है, तो हमको अपडेट हमेशा होना ही पड़ेगा हर चीज़ों के न्यूज़ से रिलेटेड। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक युवा राष्ट्र ने बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों के सुधार का उल्लेखनीय काम किया, और यहाँ पे यह एक क्रांतिकारी काम था, लेकिन इस पहलुओं पर क्रांति होनी बाकी रह गई है। कुछ जो पहलू हैं उस पर भी क्रांति होनी चाहिए, जिसमें से कुछ भेदभाव प्रावधान नहीं हटाए गए। जैसे आपका उसमें से हिंदू अविभाजित परिवार को एक कानूनी इकाई के रूप में स्वीकार किया जाए। विवाहों में अपनाए जाने वाला रीति रिवाजों और व्यवहारों को जो है अपवाद मान लिया गया, ठीक है कि आप रिचुअल अपना कर सकते हैं। अंतिम उल्लेखनीय महत्वपूर्ण है, ठीक है, अंतिम उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में अधिकांश विवाह रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न होती है। हम देखते भी हमारे आसपास भी जितने भी आपके जो रीति रिवाज होते हैं। उसके अलावा जो आपका बाद में देखा कि 1961, 62, 64, 1976, 78 और 99, 2001, 2003 इस कुछ और संशोधन किए गए, और 2005 से लेकर के 2008 के बीच यूपीए सरकार ने कई सुधार किए, ठीक है। 4 अधिनियम जो है दिया हुआ, 4 अधिनियम ऊपर वर्णित है, तो इसमें क्या किया गया, तो आपका 3 में क्या किया तो संशोधन किया गया। इसमें अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था संपत्ति में बेटियों की भी बेटों के समान अधिकार, यानी जिस तरह से बॉय का हक है, मतलब सन का हक है, उतना ही आपको बेटियों को भी अधिकार देने की बात की गई। उसमें अलावा जो है घरेलू हिंसा से जो महिलाओं की सुरक्षा 2000 अधिनियम 2005 में जो आता है उसकी बात की गई, और बाल विवाह निषेध 2006 में जो आता है, तथा भरण पोषण तथा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम 2007 में जो आता है, नए कानून पारित किए गए। तो ये आप याद रखेंगे, ये जो चारों जो आपका जिस तरह से दिया हुआ, एक तो आपका बेटियों के लिए अधिकार, फिर आपका घरेलू हिंसा से विमेन की बचाव, उसके अलावा बाल सुरक्षा, उसके अलावा क्या हुआ कि वृद्ध लोग थे, आपके पेरेंट्स जो थे, उनके लिए किस तरह से कल्याण का अधिनियम लाया गया जो 2007 में लाया जाता है, ठीक है। इस तरह क्या होता है, न्यायालय के कदम जो है उन जगहों पर भी
पड़े जहाँ विधायी निकाय जाने से झिझकते थे। यानी कहने का मतलब कि मतलब कहने का न्यायालयों के कदम उन इम्पोर्टेंस एरिया पे भी पड़ा कि जहाँ पे विधायी यानी आपका जो संसद वहाँ पे जाने से हिचकता था। अगर बात करें 2017 में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक के बिद्दत यानी 3 तलाक को प्रथा को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर क्या किया, आघात किया, मतलब इसको ख़त्म कर दिया। तो याद रखेंगे 2017 में ऐसा किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला बताया जा रहा है कि 21वें विधि आयोग की सिफारिश जो की जाती है, तो इसमें हमको इम्पॉर्टेंट है 21वें विधि आयोग। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जब हमारा सामना जनजाति लोगों के व्यक्तिगत कानूनों से हुआ तो हमें ठिठकना पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 के अंतर्गत जो है वर्णित 4 अधिनियम में से कोई भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है। ठीक है, यानी ये जो होता है वो अनुसूचित जाति पे लागू नहीं होते, एसटी कैटेगरी पे। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो असम हो गया, आपका मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय प्रशासन जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची को जोड़ा गया। यानी अगर आपको इन एरिया में अगर आपको शासन करना है तो यहाँ का के लिए आपको एक अलग अनुसूची बनाई गई। तो अनुसूची में 6ठा में कौन है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। नागालैंड और मणिपुर नहीं है। आप 4 ही जनजातियों को देखेंगे आप 6ठी अनुसूची में। ठीक है, इसमें एक पैराग्राफ में इन राज्यों की जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों को विरासत, विवाह, तलाक एवं सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित कानून बनाने की शक्तियाँ जो है दी गई। तो किसको? तो राज्य के जिला परिषदों को और क्षेत्रीय परिषद जो है वो इससे रिलेटेड आपके कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके 6ठी अनुसूची में लागू किया गया। आपका अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि इसमें जो आपके धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा करने के मकसद से जो है वो आपका क्या, नागालैंड को किसके आर्टिकल में रखा गया? तो आपका 371 में रखा गया। सिक्किम को 371F में रखा गया। याद रखेंगे, ये सब पूछा जाता है। मिजोरम को आपका जो है वो 371G में रखा गया। ठीक है, मिजोरम को रखा गया के लिए विशेष प्रावधान किए गए। ठीक है, तो नागालैंड आपका 371A, आपका जो है सिक्किम F में है। उसके अलावा जो देखिए SF ऐसे याद रखेगा। ठीक है, सिक्किम और आपका जो है F में हो जाएगा और मिजोरम जो है MG याद रखिएगा। मिजोरम और आपका आर्टिकल कौन सा है? तो 371G है। ठीक है, इसके विशेष प्रावधान किए गए। ऐसा ही विशेष प्रावधानों को मांग जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासी निकाय द्वारा भी उठाई गई है। यानी आप ये सब एरिया में भी मांग जो है उठाया जा रहा है कि हमको भी इस तरह का प्रावधान किया जाए। ठीक है, निश्चित रूप से व्यक्तिगत कानूनों में अधिक सुधार की ज़रूरत है बताया जा रहा है। मतलब ये 21वें विधि आयोग ने भी अगर सलाह दी कि विभेदकारी कानूनों को सुधारने की ज़रूरत है, न कि UCC लाने की। यानी जो भी भेद लाता है कानून उसको सुधारने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि UCC आए ही। इस स्तर पर ना तो इसका कोई ज़रूरत है और ना ही कोई वांछनीय है। सांस्कृतिक विविधता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। एकरूपता का हमारा जो आग्रह देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा साबित हो सकता है। अगर एकरूपता लाएंगे तो हो सकता है कि क्षेत्रीय रीजनल जो आपका जो बॉन्ड देखा जा रहा है वो खतरे में आ सकता है। राइटर का ऐसा मानना है। अगला बताया जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को 2 हिस्सों में बांटा। UCC पर आप सहमत है या असहमत? मतलब जिसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा वही लागू किया जाएगा। ठीक है, सहमत या असहमत। यह दृष्टिकोण यही साबित करता है कि भारत के लोग गूंगी भेड़ों की तरह हैं। सुधारों को लेकर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण विकसित करना होगा और ये जो है मुस्लिम कानून सहित सभी व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को लेकर जो है आप सार्थक बातचीत करने की ज़रूरत है। और मुख्य शब्द है सुधार, न कि एक समान। आप सुधार कर दीजिए, एक समानता आप नहीं भी लाते तो उसी में आप जो पहले का है उसमें सुधार कर दीजिए, उसकी बुराइयों को ख़त्म कर दीजिए। आपको इसमें राइटर का यही पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमको भी जानना चाहिए। इसमें हमने क्या देखा? तो हमने इसमें 21वें विधि आयोग का भी हम लोग सिफारिश को देखा। सुधार जो किए गए आपका हिंदू विवाह से रिलेटेड, उत्तराधिकारी से रिलेटेड, ये सब पॉइंट को भी हमने देखा। हमने देखा कि आर्टिकल 38 का जो भाग 2 है और 39 में देखा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये सब पॉइंटों को हम लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला में
मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा दैनिक जागरण का, तो उसको आज हम लोग कवर कर लेते हैं कि जो रिपोर्ट आई है कि स्कूली शिक्षा पे कौन सा स्टेट जो है वो आपका दैनिक जागरण का है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्कूली शिक्षा में शीर्ष पर जो है पंजाब और चंडीगढ़ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है दैनिक जागरण में कि राज्य ने क्या किया, गत कुछ वर्षों में भले ही अधिकतर बच्चों को स्कूल जाने से जोड़ने और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में सफलता हासिल की है। ठीक है, मगर पढ़ने और पढ़ाने एवं गुणवत्ता के मानकों में अभी भी वे काफ़ी पीछे हैं। अगर बात किया जाए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन पर आधारित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई से है। ठीक है, से यह बात उजागर हुई है इसकी टॉप 5 श्रेणी में एक भी राज्य जो है जगह नहीं बना पाए। कि ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आया है तो टॉप 5 में कोई भी राज्य जो है वो टॉप नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीजीआई की ओवरऑल रैंकिंग में सबसे जो अधिक अंकों के साथ पंजाब एवं चंडीगढ़ शीर्ष पे है। ठीक है, तो अगर आप पीजीआई की ओवरऑल रैंकिंग देखी जाए तो पंजाब और चंडीगढ़ शीर्ष में देखा गया, जबकि लर्निंग आउटकम और गुणवत्ता के मानक पे पंजाब और जो चंडीगढ़ के स्थान के साथ राजस्थान भी सबसे अधिक अंकों के साथ मतलब शीर्ष पे है, अगर लर्निंग आउटकम और गुणवत्ता को देखा जाए तो। ठीक है, उसके अलावा आपका बताया जा रहा है क्या यहाँ पे डिटेल से कि स्कूली शिक्षा में राज्यों के प्रदर्शन के निर्धारण के लिए पहले जो है वो 5 मानक और 8 श्रेणियाँ जो थी। ठीक है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है, जबकि शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष जो है 6 मानक और 10 श्रेणियाँ जो है तैयार की है। श्रेणी कितनी, तो 10 और 6 मानक। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें शिक्षा को जोड़ा गया है, इसमें मतलब शिक्षा को जोड़ा गया है। उसके अलावा जो है जो आपका 10वां श्रेणी मतलब छठा जो मानक है उसमें इंडेक्स में सरकारी कामकाज के आधार पर दिए जाने वाले वेटेज अंकों को कम किया गया है। यानी जो आपका सरकारी कामकाज में जो अंकों को वेटेज दिया जाता है तो उसको कम किया गया है। पीजीआई 2.0 की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में जहां टॉप 5 श्रेणी में कोई राज्य ही नहीं है। छठी श्रेणी में अगर बात किया जाए तो आपका छठी श्रेणी यानी प्रचेस्टा 2 में जो है पंजाब और चंडीगढ़ ने जगह बनाई है। 7वीं श्रेणी यानी प्रचेस्टा 3 में जो है वो गुजरात हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया और पुदुचेरी हो गया। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ पे बताया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि तमिलनाडु है, उसके अलावा ओवरऑल रैंकिंग में की 8वीं श्रेणी यानी आकांक्षी जो आपका फर्स्ट में जो है वो 13 राज्यों ने जगह बनाई है। ठीक है, आकांक्षी में आपको आकांक्षी 1 जो लाया गया है तो 8वीं श्रेणी में जो लाया गया है ओवरऑल रैंकिंग की 8वीं श्रेणी में आकांक्षी 1 में 13 राज्यों ने जगह बनाई है। इसमें क्या है तो आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा हो गया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान, कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप एवं आपका हो गया दमन एवं दीव एवं नगर दादर नगर हवेली शामिल है। ठीक है, अगर 9वीं श्रेणी की बात की जाए तो आकांक्षी 2 में क्या है तो आपका यूपी हो गया, बिहार जो है याद रखेंगे जो बीपीएससी देंगे तो 9वीं श्रेणी में है। आकांक्षी 2 में बिहार हो गया, यूपी हो गया, आपका उत्तराखंड, झारखंड जो है 12 राज्यों ने जगह बनाई है। ठीक है, इन्होंने 1000 अंकों से में से कितने जो 1000 अंकों में से 461 से लेकर के 520 अंक हासिल किए, यानी 1000 अंकों में से 461 से लेकर के 520 अंक हासिल किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के तहत जो है अगर बात की जाए 10 श्रेणियाँ हैं तो दक्ष जो है 941 से लेकर के 1000, उत्कर्ष है आपका 881 से लेकर के 940 तक, अति उत्तम हो गया, उत्तम हो गया, प्रचेष्टा 1 हो गया, प्रचेष्टा 2 हो गया, प्रचेष्टा 3 हो गया और नंबर अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, अगर बात किया जाए आकांक्षी 1 में, आकांक्षी 2 में, तो आकांक्षी 2 में कौन है तो 461 से 520 के बीच में तो बिहार और यूपी और झारखंड जो आकांक्षी 2 में जैसे कि हमने अभी देखा भी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीजीआई
PGI 2.0 के लर्निंग आउटकम और गुणवत्ता शिक्षा देने के मानक में जो है भले ही चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान सबसे अधिक अंकों के साथ शीर्ष पर रहे हैं, लेकिन इनकी प्रदर्शन भी 10 श्रेणियों में 6ठी श्रेणी में ही जगह बना पाया। ठीक है, ये तीनों राज्य भी जो है 240 अंकों के इस मानक में जो है वो 122.3 से लेकर के 98.4 अंक ही हासिल कर पाए, जबकि 7वीं श्रेणी जो है यानी 7वीं श्रेणी की प्रचेष्टा 3 में जो है 98.3 से लेकर आपको 74.4 अंकों के साथ जो है जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश और बंगाल जगह बना पाए हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि प्रचेष्टा 3 में कौन कौन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया है। तो यहाँ पे कुछ अब स्पेशल कोई चीज़ें हैं नहीं, यहाँ देख लेते हैं कि ग्रेडिंग के ये मानक है क्या है, तो देख लेते हैं। तो देखिए, राज्यों के ग्रेडिंग को जिन 6 मानकों के आधार पर तैयार किया गया उनमें लर्निंग आउटकम है, लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी है, स्कूल तक पहुंच भी है, बुनियादी ढांचा और सुविधा भी है, समानता हो गया और प्रशासनिक प्रबंधन हो गया, और शिक्षक जो शिक्षा है प्रशिक्षण शामिल है। इन सभी के 73 अलग अलग मानकों के आधार पे है राज्य को अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे टोटल 6 मानक है, लेकिन अलग अलग जो है वो मानक मतलब आपके तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है स्कूली शिक्षा में जो आपका शीर्ष पे पंजाब और चंडीगढ़ और बिहार और झारखंड किस तरह से आपका यूपी अंक मिले हैं, तो ये हमने देख लिया। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम स्टेट का होता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर और पढ़ते रहिए।